चैप्टर 4 जो है बेसिकली वो है क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन है इसके अंदर चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में जो हमने देखना है, हमारे पास मनी प्राइसेस और इंटरेस्ट के हवाले से चीज़ें आएंगी। हम इसमें देखेंगे क्लासिकल्स की जो है बेसिकली मनी मार्केट एंड क्लासिकल्स की कैपिटल मार्केट, हम दो चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। चैप्टर 3 में हमने देखा क्लासिकल्स की लेबर मार्केट, हमने चैप्टर 3 में देखा क्लासिकल्स की जो प्रोडक्ट मार्केट है, जो प्रोडक्शन वाली साइड है, और हमने देखा कि क्लासिकल्स जो है वो कैसे जो है वो लेबर मार्केट में लेबर की जो है लेबर डिमांड या सप्लाई को इक्विलिब्रियम लेवल पे कैसे डिटरमिन करते हैं, वो थी क्लासिकल्स की लेबर मार्केट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लासिकल्स की मनी मार्केट। इसके अंदर पहला टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। बेसिकली जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये एक्सट्रैक्ट की गई है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है बेसिकली ये हमें आइडिया है बेसिकली दिया है एरविंग फिशर ने। एरविंग फिशर जो है एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। इसने कहा कि ये जो एम बी टी इज इक्वल टू पी टी टी, ये बेसिकली जो यहाँ पे इक्वल की जगह पे 3 लाइन लगी हुई हैं, इसे हम कहते हैं कि ये जो दो साइड्स हैं ये आइडेंटिकली इक्वल टू ईच अदर है। मीन्स एम वी टी इज आइडेंटिकली इक्वल टू पी टी टी। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में वी के साथ टी लगा हुआ है और दूसरी साइड पर सबस्क्रिप्ट में पी के साथ टी लगा हुआ है। ये टी यहाँ पे शो कर रहा है ट्रांजैक्शंस को, एम यहाँ पे शो कर रहा है स्टॉक ऑफ मनी को, क्वांटिटी ऑफ मनी को। एम यहाँ पे शो कर रहा है स्टॉक ऑफ मनी को, क्वांटिटी ऑफ मनी को, जबकि यहाँ पे वी टी शो कर रहा है ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी। पी टी किसे शो कर रहा है? पी टी यहाँ पे शो कर रहा है प्राइस इंडेक्स फॉर आइटम्स ट्रेडेड, मीन्स प्राइस को, प्राइस लेवल को ये शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टी जो है ये टी यहाँ पे शो कर रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, कि कितनी ट्रांजेक्शन होगी उसका वॉल्यूम कितना है, इसको ये शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है वो ये जो है एम जो है वो स्टॉक ऑफ मनी है। स्टॉक ऑफ मनी हम किसे कहते हैं? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या मतलब? हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो करेंसी नोट है जो मूव कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर आप देखते हैं कि 5,000 के नोट भी हैं इकोनॉमी के अंदर, 1000 के नोट भी हैं, 500 के नोट करेंसी नोट्स भी हैं, अच्छा 100 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, और कुछ कॉइन्स भी हैं। ये तमाम मिलके क्या कहलाते हैं? मनी सप्लाई। इसे हम कहते हैं कि ये है बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मनी जो इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है। और इसका पर्पस क्या है सर्कुलेशन का? ट्रांजैक्शन, ताकि हो सके ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करवाई जा सकें, हम चीज़ें परचेज कर सकें। अच्छा, फिर उसके साथ है वी टी। वी टी क्या है? ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन वेलोसिटी हम कह सकते हैं, इसे सिंपल हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या है? हम वेलोसिटी का मतलब ऐसे समझते हैं कि आप देखते हैं कि एक करेंसी नोट जो है वो 5000 का, आप गए न्यू करेंसी नोट आपने एटीएम से निकलवाया, 2020 का जो है वो प्रिंट है, तो एटीएम से आपने निकलवाया 2020 का करेंसी नोट, तो वो बिल्कुल रिसेंटली वो प्रिंटेड नोट है, तो वो पहली दफ़ा प्रिंट हुआ था और आपने उसको एटीएम से निकलवा लिया। अब आपने वो 5,000 का नोट अपने पास तो नहीं रखना पूरा साल, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे उस 5,000 रुपये के नोट से शॉपिंग करेंगे। वो जो 5,000 रुपये का नोट है अब आपके पास नहीं रहेगा। आप 5,000 से शॉपिंग जब करेंगे तो वो 5,000 का नोट दुकानदार के पास चला जाएगा। तो अब दुकानदार जो है उस नोट को पूरा साल तो नहीं अपने पास रखेगा। दुकानदार क्या करेगा? उस करेंसी नोट को फिर आगे जहाँ से उसने सामान उठाया है, उसने चीज़ें खरीदी हैं, उनको पेमेंट के लिए 5,000 का नोट यूज़ करेगा। मीन्स 5,000 का नोट इस तरह से आपने एटीएम से निकलवाया और वो फ़ौरन ही दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार से अगले ही दिन वहाँ चला गया जिससे उसने सामान खरीदा। सब ज़ाहिर बात है ये जो 5,000 का नोट है, कोई भी एक जो है बंदा, कोई भी एक पर्सन जो है अपने पास पूरा साल होल्ड नहीं कर सकता, वो उसको कंज़्यूम करेगा, वो उससे चीज़ें खरीदेगा। तो 5,000 का नोट 1 साल के अंदर पता नहीं कितनी हज़ारों दफ़ा, लाखों दफ़ा जो है 1 साल के अंदर 5,000 का नोट जो है वो मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा। एक बंदे के पास नहीं रहेगा, पहले एक के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, अप टू सो ऑन। ये 5,000 का नोट पूरा साल जो है ये मूव करता रहेगा 1 साल के अंदर। इसे हम कहते हैं कि ये है वेलोसिटी ऑफ मनी।
कि एक करेंसी नोट एक साल में कितने हाथों में जा रहा है, कितनी दफ़ा सर्कुलेट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि ये है वेलोसिटी ऑफ मनी। ज़ाहिर बात है जितनी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी उतनी ही दफ़ा एक करेंसी नोट सर्कुलेट ज़्यादा करेगा। फिर प्राइस लेवल, प्राइस लेवल बड़ा सिंपल है, कीमतें चीज़ों की। तो चीज़ों की कीमतें अगर ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा करेंसी नोट स्पेंड करने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा करेंसी नोट इकट्ठे करने पड़ेंगे अगर चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होंगी। तो अगर मनी सप्लाई वही है, मीन्स करेंसी नोट्स उतने ही हैं और प्राइसेस जो है पहले से इंक्रीज़ कर गई हैं। तो अब वही जो करेंसी नोट पहले कम सर्कुलेट करता था, अब वो ज़्यादा कीमतें बढ़ने की वजह से ज़्यादा दफ़ा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करेगा, वो एक जगह पे होल्ड नहीं किया जा सकता। अब टी है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स पहले लोग शॉपिंग कितनी करते थे आम दिनों में, और आजकल ईद का सीज़न है, रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो ईद के सीज़न में लोग जो है वो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। मीन्स वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन पहले से इंक्रीज़ हो गया है ईद की वजह से। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि क्या करेंसी नोट पहले से बढ़ गए? नो, करेंसी नोट तो उतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन ट्रांजैक्शन बढ़ने की वजह से जो करेंसी नोट्स की सर्कुलेशन है, अब वो पहले से बढ़ गई है। पहले आप महीने में 1 दफ़ा निकालते थे पैसे, अब आपको बार-बार पैसे निकलवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपने शॉपिंग करनी है, ज़्यादा चीज़ें आपने खरीदनी है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ने की वजह से जो वेलोसिटी है, जो ट्रांजैक्शन है, जो करेंसी नोट हैं, उनकी सर्कुलेशन पहले से बढ़ गई है। तो ये था एम स्टॉक ऑफ मनी, वी वेलोसिटी ऑफ मनी, पी टी प्राइस लेवल, और टी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है। अब दोनों साइड इक्वल कैसे रह सकती हैं? हम एक की वैल्यू सपोज़ करके फिर उसके बाद दूसरे की वैल्यूज़ में चेंज ले आएँगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज़ ने कहा है कि पीटीटी अगर है 3600 बिलियन, पीटीटी अगर है 3600 बिलियन, तो वो पूछता है कि ये हमारे पास स्टॉक ऑफ मनी जो है वो लिमिटेड है, 300 बिलियन की करेंसी नोट है। आप बताएँ वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसी फ़ॉर्मूले को रीअरेंज किया जा सकता है। ये जो m है इसको डिवाइड करें दोनों साइड से, तो नीचे फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या है वेलोसिटी का? पीटीटी ओवर m, तो इज इक्वल टू 3600 ओवर 300, तो 12 क्या आ जाएगी वेलोसिटी। मीन्स अगर करेंसी नोट 300 बिलियन के हैं इकोनॉमी के अंदर, तो वो 300 बिलियन के नोट जो हैं एक साल में कितनी दफ़ा सर्कुलेट करेंगे? 12 टाइम्स, 12 टाइम्स सर्कुलेट करेंगे 3600 को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर इसको थोड़ा-सा हमने देखा कि जो बेसिकली जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द इनकम। ट्रांज़ैक्शन बेसिकली क्या है? ट्रांज़ैक्शन है हम ट्रांज़ैक्शन के अंदर क्या चीज़ें लेते हैं कि हम ट्रांज़ैक्शन के अंदर लेते हैं कि जो हमने नई चीज़ें, जो हमने न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज़ परचेज़ की, और इकोनॉमी के अंदर हम डेली रूटीन में कुछ नई बनाई हुई चीज़ें भी खरीदते हैं और कुछ पुरानी जो चीज़ें होती हैं, रीसेल हो रही होती हैं, हम उनकी भी सेल परचेज़ करते हैं। मीन्स जो ट्रांज़ैक्शन है इसके अंदर बेसिकली ट्रांज़ैक्शन जो है सेल एंड परचेज़ आ जाती है न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स की, प्लस जो हम जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं, उनकी भी हम एक्सचेंज करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स की एक्सचेंज करते हैं, वो भी बेसिकली ट्रांज़ैक्शंस ही हैं। तो हम कहते हैं कि ये ट्रांज़ैक्शन है बेसिकली डिपेंड करती हैं इनकम के ऊपर। जितनी इनकम ज़्यादा होगी, उतनी ही ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा होंगी, जितनी इनकम कम होगी, उतनी ही ट्रांज़ैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस टी को रिप्लेस कर सकते हैं विद वाई। वाई यहाँ पे शो कर रहा है इनकम ट्रांजैक्शंस को। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी न्यू इक्वेशन? एम वी इज इक्वल टू पी वाई। पहले क्या थी? 4.1 एम वी टी इज इक्वल टू पी टी टी। अब 4.3 के अंदर क्या हमने चेंज किया? हमने टी को रिप्लेस किया विद वाई। वाई यहाँ पे शो कर रहा है इनकम को, क्योंकि इनकम जो है वो डिपेंड कर रही है, मीन्स ट्रांजेक्शन जो है डिपेंड कर रही है इनकम के ऊपर, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है? पी वाई ओवर एम से। उसी के अंदर हमने वाई को एम को दोनों तरफ डिवाइड किया, तो इस तरह से हम वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मज़ीद हम इसके अंदर देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो एम वी इज इक्वल टू पी वाई है, उसको अगर हम मज़ीद यहाँ पे इक्वेशन 4.4 में देखें, जिस तरह हमने लिखा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का रिलेशनशिप यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? कि जैसे-जैसे प्राइस बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी।
प्राइस और वेलोसिटी का पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी और इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये समझ आता है। और जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी वेलोसिटी कम होगी। मीन्स अगर पहले मनी सप्लाई कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। मीन्स वेलोसिटी और मनी सप्लाई का आपस में रिलेशनशिप नेगेटिव है। मनी सप्लाई क्या है? करेंसी नोट। अगर करेंसी नोट पहले से बढ़ जाए तो अब वही करेंसी नोट जो पहले ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे थे अब कम सर्कुलेट करेंगे, क्योंकि करेंसी नोट ज़्यादा आ चुके हैं। तो अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर जो मनी सप्लाई है बेसिकली वो एक्सोजिनसली कंट्रोल होता है बाय द मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज। मीन्स जो स्टॉक ऑफ मनी है, करेंसी नोट का डिसीजन कौन लेता है? स्टेट बैंक। करेंसी नोट का डिसीजन कौन लेता है? मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज। वो डिसाइड करती हैं कि करेंसी नोट पहले से ज़्यादा पर प्रिंट करने चाहिए, करेंसी ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है। जैसा ईद है, ईद के सीज़न में नई करेंसी आ जाती है तो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और बाज़ का जो पुराने करेंसी नोट हैं उनको भी जला दिया जाता है जो कि ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो इस तरह से बहरहाल जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ हैं वो बेसिकली मनी सप्लाई को डिसाइड करती हैं, ये एक्सोजिनसली डिटरमिन होते हैं। जबकि वेलोसिटी ऑफ मनी, जो वेलोसिटी है मनी की, ये डिपेंड करती है पेमेंट हैबिट के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। जिसका हम देखें कि जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का बिल हमें पे करना पड़ता है 51 डेज़ के अंदर। तो उसकी जो पेमेंट टाइम पीरियड है 51 डेज़ है। आपका पास एक जो है वो मंथली कंजम्पशन क्रेडिट कार्ड की है आपकी, लेट्स सपोज 50,000 रुपये की, तो 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड है आपके पास। तो 50,000 पे करने के लिए अब आपको सिर्फ एक दफ़ा बैंक जाना है। आपने 50,000 की ट्रांजैक्शन जब कर ली तो वो 50,000 आपने पे करने हैं अब 51 डेज़ के अंदर। तो आप 51 डेज़ के अंदर बैंक जाते हैं और 51,000 जो है पे करके, 50,000 आप पे करके 51 डेज़ में आ जाते हैं। तो अब इससे वेलोसिटी क्या हुई उस 50,000 की? 1। अगर यही पेमेंट टाइम जो है कम हो जाए, 51 डेज़ की बजाय जो है ये हो जाए 20 डेज़, तो अब आपको हर 20 डेज़ के बाद जो भी बिल बना होगा 20,000 लेट्स सपोज, तो आपको 20,000 हर 20 डेज़ के बाद पे करना है। तो इससे वेलोसिटी क्या हुई? पहले से इंक्रीज़ कर गई, क्योंकि पेमेंट पीरियड जो है पहले से कम हो गया। अब आपको बार-बार बैंक जाना पड़ रहा है, पेमेंट निकलवा के बैंक में जमा करवानी पड़ रही है। मीन्स जितनी आपके पास पेमेंट टाइम पीरियड कम होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है? तो वेलोसिटी जो है इस तरह से डिपेंड कर रही है पेमेंट हैबिट के ऊपर और पेमेंट की टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर यही क्रेडिट कार्ड ना होता तो अब आपको हर कैश जो है पे करने के लिए अब आपको पहले बैंक से कैश निकलवाना पड़ता। हर चीज़ खरीदने के लिए आपको पहले बैंक से कैश निकलवाना पड़ता। आप फिर उसको लेके बैंक जाते और बैंक जाके फिर आप पहले कैश विड्रॉ करते, फिर उसके बाद आप दुकान पे जाते और फिर आप चीज़ खरीदते। तो इससे वेलोसिटी पहले से बढ़ जाती। तो क्रेडिट कार्ड की वजह से जो वेलोसिटी जो है वो बेसिकली कम हुई है। इसके अलावा वेलोसिटी को कौन-कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो हैं वेलोसिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ख़ास टाइम के अंदर, एक शॉर्ट रन के अंदर हम सपोज़ कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ज़ाहिर बात है आपके पास जो महीने की रेगुलर जो एक्सपेंडिचर हैं, वो जो रेगुलर एक्सपेंडिचर हैं वो तो फिक्स रहते हैं, और रेगुलर एक्सपेंडिचर अगर फिक्स हैं तो आपने वही लिमिटेड चीज़ें खरीदनी है, बिल पे करना है, ग्रॉसरी परचेज करनी है, फीस भरनी है, टैक्स भरना है। तो इस तरह से आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है। तो फिक्स एक्सपेंडिचर की वजह से जो आपकी जो इन दी शॉर्ट रन किसी खास टाइम के अंदर, किसी छोटे टाइम के लिए शॉर्ट रन के अंदर जो आपकी हैबिट है वो भी सेम रहती है, कंजम्पशन हैबिट। तो आपकी जो हम सपोज़ कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इन द शॉर्ट रन वो फिक्स हो सकती है। वेलोसिटी इन द शॉर्ट रन फिक्स होती है। इसके साथ-साथ जो इनकम है, इनकम भी ज़ाहिर बात है शॉर्ट रन में इंक्रीज़ नहीं होती। इन द शॉर्ट रन इनकम जो है वो भी फिक्स रहती है। तो जब जब वाई भी फिक्स है और वी भी फिक्स है तो हम लिख सकते हैं ऊपर जो दिया गया था एम वी इज इक्वल टू पी वाई को हम लिख सकते हैं एम, साथ में वी को ऊपर हमने बार लगाया, वी बार शो करता है कांस्टेंट को, इज इक्वल टू पी जो है वो प्राइस है और वाई के ऊपर हमने बार लगाया है क्योंकि इनकम जो है वो भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं एम बी इज इक्वल टू पी वाई, जिसके अंदर वी भी कांस्टेंट है और वाई भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल 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 फैक्टर्स कौन कौन से हैं?
एम और पी। एम और पी जो है ये दो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पी के लिए लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू वी ओवर वाई, ये दोनों कांस्टेंट है, इज इक्वल इनटू एम। मींस p जो है मींस प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के साथ। ये इक्वेशन अब क्या शो करती है 4.6 के p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के साथ। जब हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल होंगी और अगर हम m को 2 से मल्टीप्लाई करें और v और y दोनों कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ सकता, तो m को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए p को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही ये इक्वेशन की साइड जो है दोनों बैलेंस होगी। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं m को, तो p को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन, ये सारी डिस्कशन हमें क्या शो करती है, ये शो करती है कि प्राइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी सप्लाई। Higher the money supply, higher will be the price level. Double the money supply, double will be the price level in the economy. अच्छा, तो अगर मनी सप्लाई हाफ होती हैं तो प्राइस लेवल भी इकोनॉमी के अंदर हाफ हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। तो ये जो डिस्कशन हमने 4.66 इक्वेशन पे की, ये शो करती है कि प्राइसेस और मनी सप्लाई आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हैं, इनका आपस में बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर इकोनॉमी के अंदर करेंसी नोट बढ़ा दिए जाएंगे तो करेंसी नोट बढ़ाने की वजह से जो कीमतें हैं, चीज़ों की प्राइसेस हैं, वो भी इंक्रीज हो जाएंगी जितनी की इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई में करेंसी नोट में इंक्रीज आएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है इसी से आगे एक्सटेंशन है कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी। कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर हमने पिछली डिस्कशन में हमने कहा कि हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मनी सप्लाई, और हमने कंक्लूड क्या किया, प्राइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी सप्लाई। हायर द मनी सप्लाई, हायर विल बी द प्राइस लेवल। ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी है कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, बेसिकली ये कैम्ब्रिज अप्रोच पिछली जो हमारी डिस्कशन है उसी से आगे फर्दर आगे मूव की है। ये कैसे मूव की है, ये मूव इस तरह से की है कि जारी बात है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, और जब हम मनी होल्डिंग अपने पास चीज़ें खरीदने के लिए पैसे अपने पास रखते हैं, तो पैसे जब अपने पास रखते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, तो जितने पैसे हमने बैंक से विड्रॉ कराए होते हैं, हमने अपनी पॉकेट में होल्ड किए होते हैं, वो जो पैसे पॉकेट में होल्ड किए होते हैं उसके ऊपर हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। जो करेंसी हम होल्ड करते हैं इन हैंड्स, उसके ऊपर कोई इनकम हमें बैंक नहीं देता, लेकिन जितने पैसे बैंक में हमारे पास रहते हैं उतने पैसों के ऊपर बैंक हमें प्रॉफिट देने का पाबंद होता है, जो बैंक के अंदर पूरा महीना या पूरा साल पड़े रहते हैं। लेकिन अगर पैसे हम अपने विड्रॉ कर लें तो उसके ऊपर हमारे पास जो प्रॉफिट है बैंक की तरफ से, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, वो ज़ीरो मिलता है। तो कैम्ब्रिज अप्रोच ये कहती है, बेसिकली सजेस्ट करती है कि हाउ मच मनी शुड बी हेल्ड इन हैंड्स एट द स्टार्ट ऑफ मंथ या फिर किसी महीने के दरमियान में। तो हाउ मच मनी विल इट बी ऑप्टिमल टू होल्ड, हमें कितनी मनी, कितने पैसे अपने पास, कितनी करेंसी नोट अपने पास होल्ड करनी चाहिए। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने बेसिकली इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया है और फोकस किया है कि इंडिविजुअल का जो डिसीजन है रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ मनी वो क्या होना चाहिए, कितनी डिमांड फॉर होनी चाहिए, कितनी डिमांड फॉर मनी होनी चाहिए इंडिविजुअल की, उसको बेसिकली यहाँ पे एड्रेस किया गया है। हमने ये ऊपर इक्वेशन देखी जिसके अंदर हमने देखा P इज इक्वल टू वी ओवर वाई इंटू एम। अगर हम इसको इस तरह से लें, हम m इज इक्वल टू, हम इस तरह से लें कि एम वी है ना, ये एम वी इज इक्वल टू पी वाई। एम वी इज इक्वल टू पी वाई के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, एक वेलोसिटी और एक इनकम, ये दो जो हैं वो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से करें कि हम जो है v को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, अगर हम v को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ पे v खत्म हो जाएगा और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 1/v। ये जो 1/v राइट साइड पे आएगा उसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1/v इंटू पी वाई। 1/v को हम सपोज करते हैं कि ये कांस्टेंट है, v जो कांस्टेंट हम कहते हैं कि v जो है वो कांस्टेंट है, तो हम 1/v को लिखते हैं k के साथ। तो नीचे जो इक्वेशन लिखी गई है 4.7, तो फिर ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी। हमने ऊपर लिखा
m इज इक्वल टू 1/v इंटू पी वाई। 1/v को हमने k से यहाँ से शो किया, तो ये क्या बन गया, m इज इक्वल टू k इंटू पी वाई। चूंकि हम कैम्ब्रिज ने आंसर किया है डिमांड फॉर मनी का, इसलिए यहाँ पर उसने लिखा है एम डी फॉर डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी किसके इक्वल है, k इंटू पी वाई के। पी वाई के अंदर हम देख सकते हैं कि पी और वाई ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, बेसिकली नॉमिनल इनकम बनते हैं। ये बेसिकली पी वाई दोनों मिलके क्या बनते हैं, नॉमिनल इनकम। और हमारे पास ये के यहाँ पे शो कर रहा है उस प्रोपोर्शन को जो हमें अपनी नॉमिनल इनकम का होल्ड करना चाहिए। के शो कर रहा है उस इनकम को, उस परसेंटेज इनकम को जो हमें एट द स्टार्ट ऑफ मंथ या किसी भी टाइम में हमें अपने पास होल्ड करना चाहिए। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें जो है 10% ऑफ टोटल इनकम अपनी पॉकेट में होल्ड करना चाहिए, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, 10%। पी वाई यहाँ पे शो कर रहा है टोटल इनकम को, तो हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू है, डिमांड फॉर मनी जो डिपेंड कर रही है इनकम ऑफ द पीपल के ऊपर। डिमांड फॉर मनी डिपेंड कर रही है इनकम ऑफ द पीपल के ऊपर, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोग अपनी पॉकेट में ज़्यादा इनकम होल्ड करेंगे। अगर किसी की इनकम 10,000 है तो वो 10,000 का 10% अपने पास होल्ड करेगा, जस्ट 1,000। अगर किसी की इनकम 1 लाख है तो वो 1 लाख का अपने पास होल्ड करेगा 10%, 10,000। अगर किसी की इनकम जो है वो 2 लाख है तो वो 2 लाख का अपने पास होल्ड करेगा 10%, 20,000। इट मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी जो डिमांड फॉर मनी है वो इंक्रीज करेगी। तो क्योंकि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू है के जो है वो प्रोपोर्शन है इनटू पी वाई मीन्स नॉमिनल इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो रही है, मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है लोग अपनी पॉकेट में मनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। और हमारे पास जो के जो है वो अज्यूम किया जाता है कि इन दी शॉर्ट रन वो कांस्टेंट है, वो फिक्स रहता है। वेलोसिटी जो है बेसिकली के जो है वेलोसिटी से निकला है, 1/v है ये, तो ये फिक्स रहता है। और इन दी शॉर्ट रन जो हमारा इनकम है वो भी हमारे पास इन दी शॉर्ट रन जो है वो फिक्स ही रहती है, जिसलिए यहाँ पर हमने कहा कि वाई जो है उसके ऊपर बार है जो प्राइसेस में चेंज आता चला जाता है। तो अब हम यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो उसी उसी चीज़ को जो हमने पहले यहाँ पे ली, एम वी इज इक्वल टू पी वाई, ये जो है के को अगर दो तरफ डिवाइड करें तो हमें यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही है। हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो डिमांड फॉर मनी है वो डिपेंड कर रही है इनकम के ऊपर। प्रीवियस डिस्कशन में हमने ये कंक्लूड किया कि डिमांड फॉर मनी इज डिपेंडेंट अपॉन द नॉमिनल इनकम। के जो है वो कांस्टेंट रहता है और जो है वाई जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है प्राइस लेवल और मनी सप्लाई के दरमियान, जो कि पहले हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर देखा कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने से प्राइस लेवल में इंक्रीज आएगा, वो वैसे ही एज इट इज़ वो होल्ड करता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो कैम्ब्रिज वर्जन जो है बेसिकली कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट वो क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट भी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई में इंक्रीज आएगा तो मनी सप्लाई में इंक्रीज होने की वजह से अब हमारे पास क्या होगा कि पैसे ज़्यादा आ चुके हैं, जबकि चीज़ें वही सेम हैं, चीज़ें जो है वो वही हैं जो पहले थी। तो अब जब इकोनॉमी के अंदर करेंसी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, टू मच मनी चेजिंग दी फ्यू गुड्स। चीज़ों की प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हुई, जैसे इकोनॉमी के अंदर जो है मनी सप्लाई करेंसी नोट पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं, पहले ज़्यादा अवेलेबल है। तो जब टू मच मनी इज फॉलोइंग दी फ्यू गुड्स मीन्स ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें उतनी ही हैं लेकिन मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ों की प्राइसेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आएगा और चीज़ों की कीमतें जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये वही कैम्ब्रिज वर्जन जो है अब दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया जिस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियसली। हमने डिस्कस किया कि जो है वो मनी सप्लाई और प्राइसेस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो कैम्ब्रिज वर्जन का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि कितनी अमाउंट हमें अपने पास होल्ड करनी चाहिए। तो अमाउंट का प्रोपोर्शन जो है वो डिपेंड करेगा के ऊपर। जारी बात है कि ये के जो है बेसिकली ये इकोनॉमी के अंदर डिपेंड कर रहा है कंजम्पशन हैबिट के ऊपर, कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट अपने पास होल्ड करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कम अमाउंट अपने पास होल्ड करना प्रेफर करते हैं। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई डबल हुई
तो मनी सप्लाई डबल होने की वजह से क्या होगा कि जो है मनी डिमांड तो वही है, लेकिन मनी सप्लाई जो है इकॉनमी के अंदर डबल हो गई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो है अपवर्ड प्रेशर आएगा प्राइसेस के ऊपर। और क्लासिकल्स के मुताबिक जो है इस सिचुएशन को कहते हैं टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, के मनी सप्लाई ज़्यादा है और गुड्स जो है वो अनचेंज है, आउटपुट जो है वो अनचेंज है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग हमने दो चीज़ें डिस्कस की। एक क्लासिकल्स का हमने डिस्कस किया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसने क्या कंक्लूड किया कि प्राइसेस एंड मनी सप्लाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हायर द मनी सप्लाई हायर विल बी द प्राइस लेवल। सेकेंडली हमने डिस्कस किया कैम्ब्रिज वर्जन। कैम्ब्रिज वर्जन ने हमें क्या कंक्लूड किया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड फॉर मनी इंक्रीज करेगी, और डिमांड फॉर मनी इंक्रीज करने से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कम हो जाएगा। जाहिर बात है, लोग अपने पास अगर ज़्यादा अमाउंट होल्ड करेंगे तो जो रिटर्न उन्हें मिल सकता था बैंक में पैसे रखने से वो कम हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स बेसिकली हमने डिस्कस किए हैं। एक हमने क्लासिकल्स के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में डिस्कस किया, दूसरा हमने क्लासिकल्स के कैम्ब्रिज वर्जन के अंदर हमने ये पॉइंट जो है वो डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट है जी क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व जो है इसका बेसिकली लिंक्ड है एम वी इज इक्वल टू पी वाई, जो हमने कैम्ब्रिज के से पहले हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी। पी वाई इज इक्वल टू एम वी, जिसके अंदर हमने कहा कि वी जो है वो कांस्टेंट है और वाई जो है हमने कहा वो कांस्टेंट है। तो खैर हम यहाँ पे जो है उसी एम वी इज इक्वल टू पी वाई को लेते हुए हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एक स्पेसिफिक लाइन। जाहिर बात है अगर हम एक साइड को लें एम वी इज इक्वल टू पी वाई, तो यहाँ पे इस एक्सिस पे इस डिमांड कर्व के अंदर पी जो है वर्टिकल एक्सिस पे है और वाई जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे है। तो अब हम अगर देखें कि हमारे पास एम जो है वो 300 है, एम हमारे पास कितना है 300, और हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है इन दी शॉर्ट रन वो फिक्स रहती है। लेट्स सपोज वेलोसिटी जो है इन दी शॉर्ट रन जो है वो कितनी है 4 है। अगर वेलोसिटी इन दी शॉर्ट रन 4 है तो हमारे पास एम वी इज इक्वल टू क्या आया ये 1200। एम है 300 और वी जो है वो 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना है 1200। मीन्स एक साइड 1200 और दूसरी साइड भी जो है वो पी वाई की साइड भी जो है 1200 होना ज़रूरी है। अगर प्राइस जो है वो 12 हो तो 1200 होने के लिए y कितना होना ज़रूरी है 100। तो 12 और 100 मिलके क्या हो जाएगा 1200, दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। और हमारे पास अगर p जो है वो है 10, अगर p हमारे पास जो है वो 10 है तो y कितना होना ज़रूरी है, y होना ज़रूरी है जी 120। इससे हमारे पास जो है पी वाई क्या इक्वल टू आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू वही 1200। तो अगर प्राइस जो है 6 हो जाती है तो दोनों साइड्स को 1200 रखने के लिए 6 प्राइस के ऊपर y को कितना होना पड़ेगा 200। तो y जो है 200 हो जाएगा, प्राइस जो है 600 हो जाएगी। तो इस तरह से प्राइस 6 हो जाएगी और y 200, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 1200। तो चूंकि एक इक्वेशन की दोनों साइड बराबर होती हैं तो एक साइड कितनी है m इज इक्वल टू 300 और v है 4, 1200 बन गया ये, तो दूसरी साइड को भी 1200 होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे इसी चीज़ को लेते हुए हमने जो है वो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ हम सपोज करते गए प्राइस और इनकम की, और उसके साथ हमने ये बना लिया एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो अगर प्राइस 2 हो जाती है तो 1200 होने के लिए y कितना होना पड़ेगा 600, तो ये पॉइंट बन गया। तो इस तरह से ये जो पॉइंट बने, अगर लेट्स सपोज प्राइस जो है वो आती है 4 तो y कितना होगा 300। तो y इंटू 4 जो है हमारे पास ये एक पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरह इन तमाम पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो ये नेगेटिव स्लोप जो है ये क्या बन गई क्लासिकल्स की एग्रीगेट डिमांड कर्व। इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे ग्राफिकली हम यहाँ पे ड्रॉ करके शो भी कर सकते हैं कि ये लेट्स सपोज ये 1200 और ये को होने के लिए ये इस तरह से हुआ। ये जी है जी 6 प्राइस है, तो इसको होने के लिए 1200 ये 200 के साथ एसोसिएट हुई।
जब प्राइस 2 हो गई थी तो हमारे पास इसको 1200 होने के लिए y जो है वो 600 हो गया। तो ये तमाम पॉइंट्स क्या शो करते हैं कि हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये नेगेटिव स्लोप है। एग्रीगेट डिमांड कर्व शो करता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड प्राइसेस, आउटपुट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है क्लासिकल इकोनॉमी का। तो अब हमने सपोज किया कि लेट्स सपोज जो M है मीन मनी सप्लाई पहले से जो है इंक्रीज़ कर गई। अगर मनी सप्लाई पहले से इंक्रीज़ कर जाए तो अब हमारे पास वेलोसिटी तो 4 है, तो जब वेलोसिटी 4 है मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर गई, अब टोटल कितना हो जाएगा, MV हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 1600। अब 1600 होने के लिए हमारे पास जो है y वो तो सेम रहेगा, y में तो चेंज नहीं आएगा। जो है अब चेंज किसके अंदर आएगा, हमारे पास P के अंदर जो प्राइसेस हैं वो पहले से इंक्रीज़ हो जाएंगी, प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अब हम देख सकते हैं कि अब जो है जो न्यू डिमांड कर्व है वो किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये जो है डिमांड कर्व जो है एट हायर मनी सप्लाई जो डिमांड कर्व जो है वो हमने देखा कि राइट वर्ड शिफ्ट हो गया और मनी सप्लाई में इंक्रीज़ होने की वजह से जो चेंज आया बेसिकली वो किसके अंदर आया है, वो प्राइसेस के अंदर जो है वो चेंज आ गया। तो लेट्स सपोज हम इस पॉइंट को लेते हैं जी कि ये जो है वो 400 है और ये भी 4 के साथ ये जो है 400 है, ठीक है। और हम ले सकते हैं 8 और ये 200। यहाँ पे मे भी थोड़ा सा हमारे पास शो करते हुए यहाँ पे मसला है। तो बार ये बेसिकली क्या शो कर रही डायग्राम कि हमारे पास जो है जो कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी जिसकी वजह से हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट किया है। तो ये हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड कर्व क्लासिकल्स का। तो क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व हमने डिराइव किया। हमने इससे पहले क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है हमने प्रीवियस डिस्कशन में हमने डिराइव किया। तो अब हम देखते हैं फर्दर कि क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का मिलने से इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि ये क्लासिकल्स का YDM1 जो है ये क्लासिकल्स का एग्रीगेट जो है वो डिमांड कर्व है और इसी तरह से ये क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व है और ये जो है क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है YS1 जो कि वर्टिकल हमने ऊपर डिराइव किया। क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल था और क्लासिकल का एग्रीगेट डिमांड कर्व भी हमने डिराइव किया वो नेगेटिव स्लोप है। ये शिफ्ट कब हो रहा है, जब हमारे पास मनी सप्लाई में इंक्रीज आ रहा है। मनी सप्लाई M1 से M2 हो गई, मीन्स इंक्रीज कर गई। क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है राइट पर शिफ्ट हुआ। इक्विलिब्रियम पहले जो है वो इस पॉइंट पे था, अब इक्विलिब्रियम जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइस जो है वो P1 से P2 होगी। और इसमें जब मज़ीद मनी सप्लाई में इंक्रीज आया, मनी सप्लाई M1 के बाद M2 हुई और अब M3 होगी, तो जो डिमांड फॉर जो हमारे पास क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो राइट पर शिफ्ट हुआ। जब क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पर शिफ्ट हुआ तो जो प्राइस लेवल है वो चूँकि एसोसिएट करता है मनी सप्लाई के साथ, तो प्राइस लेवल जो है वो भी P3 हो गया। मीन्स हम इस सारी डिस्कशन में क्या देख रहे हैं कि मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस लेवल पे इंक्रीज आ रहा है, जबकि टोटल आउटपुट जो है इकोनॉमी की उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, आउटपुट जो है वो अनचेंज्ड है। तो क्लासिकल मॉडल के अंदर हमारे पास आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ होगी, जहाँ पे क्लासिकल्स का एग्रीगेट डिमांड कर्व इक्वल है क्लासिकल्स के एग्रीगेट सप्लाई कर्व के, और डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप है क्लासिकल्स का और जो सप्लाई कर्व है क्लासिकल्स का वो वर्टिकल है। तो हमने देखा कि ये सारी डिस्कशन हमें क्या शो कर रही है, इक्विलिब्रियम शो कर रही है क्लासिकल्स इकोनॉमी का, और उसके अंदर हमने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व को हमने यहाँ पे शो किया है।